दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं राम रहीम की कॉमिक्स तिरंगे की कसम। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। समुद्र में खड़ा वह विशाल किंतु वीरान पहाड़ भारत की ही समुद्री सीमा में आता था, लेकिन इसका कोई उपयोग न जानकर भारत सरकार इसकी और कोई विशेष ध्यान नहीं देती थी। अतः वर्षों से वह पहाड़ उपेक्षित सा था। लेकिन भारत को इस बात का सपने में भी गुमान नहीं था कि उसी वीरान व अनुपयोगी पहाड़ पर उसके पड़ोसी सैनिक चीन की वर्षों से नज़र लगी हुई थी और वह भारत की सैनिक एवं वैज्ञानिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कुछ ही वर्ष पूर्व आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों से पूर्ण एक भयानक स्टेशन वहां कायम कर चुका था, जिसका गुप्त नाम उसने स्टेशन जेबरा रख छोड़ा था। उस स्टेशन का संचालन चीनी सीक्रेट सर्विस का खूंखार एवं मक्कार चीफ कॉमरेड तुंग कर रहा था। क्या रिपोर्ट है? चीफ चीफ कैंपिंग से अभी अभी कंट्रोल रूम में खबर आई है कि फील्ड मार्शल जनरल चांगली किसी आवश्यक कार्य से तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, क्या काम हो सकता है उन्हें? सुनो, मैसेज भिजवा दो। कल रात 11 बजे वे मिलने आ सकते हैं, लेकिन भारतीय जल और वायु सेना की नज़रों से बचकर हम उनका इंतजार करेंगे। ओके कॉमरेड। और हाँ, सुरक्षा गार्डों और कंट्रोल रूम को इस संबंध में सूचित करना ना भूलना। जैसे ही जनरल चांगली की ओर से 3 बार गुप्त सिग्नल मिले भीतर आने के शटर हटा देना। ऐसा ही होगा श्रीमान, आप निश्चिंत रहें। और अगले दिन रात को ठीक 11 बजे। सर, इस समय हम स्टेशन जेबरा के ठीक ऊपर हैं। वह चीन का ही सैनिक हेलीकॉप्टर था जो जनरल चांगली को लेकर आया था। तुम 3 बार हरी बत्ती का सिग्नल दो। ओके सर। पायलट तुरंत अपने सामने लगे बटन में से एक को ऑन और ऑफ करने लगा। हेलीकॉप्टर के नीचे लगी हरी बत्ती जैसे ही 3 बार जली और बुझी, पहाड़ के दहाने पर लगी पहाड़ जैसी रंग से पुती एक फौलादी चादर धीरे धीरे एक और सरकती चली गई। घर 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 घर। दूसरे ही क्षण पहाड़ के मुख से लाल रंग का तीव्र प्रकाश फूटा और हेलीकॉप्टर उस प्रकाश में डूब सा गया। सर, द्वार खुल चुकी है, लेकिन यह लाल रोशनी, यह प्रकाश भीतर प्रवेश करने का सिग्नल है। जल्दी हेलीकॉप्टर को भीतर ले चलो। ओके सर। हेलीकॉप्टर ने गोता खाया और पहाड़ के खुले हुए मुख में समाता चला गया। और फिर पहाड़ के मुख पर शटर बंद होता चला गया। वह इस अजूबे स्टेशन के निर्माण के लिए वास्तव में कॉमरेड तुंग बधाई का पात्र है। हेलो जनरल। हेलो कॉमरेड। जनरल चांगली हेलीकॉप्टर से उतरकर कॉमरेड तुंग के पास पहुंचा। आपका यहाँ स्वागत है जनरल, और तुम इस आश्चर्यजनक स्टेशन के लिए मेरी ओर से बधाई। फिर दोनों एक और को बढ़ चले। मुझे आपके आने पर आश्चर्य है जनरल। क्यों मैं आपके आगमन का कारण जान सकता हूँ? मैं दक्षिण सीमा पर पहाड़ में स्थित किए गए भारत के उन नए फौजी अड्डों के सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ, जिनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ माह पूर्व ही सरकार की ओर से निर्देश दिए गए थे। कॉमरेड तुंग चलते चलते ही चौंका, फिर आश्चर्य भरे स्वर में बोला, ओह, लेकिन इस संबंध में तो मैं अपनी असफलता की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज चुका हूं जनरल। मुझे खेद है कि काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी मैं भारत की दक्षिण सीमा पर बनाए गए भारत के उन नए फौजी अड्डों के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सका। मेरे एजेंट नाकाम रहे। मैं जानता हूं कॉमरेड, इसीलिए तो मैं आपसे विशेष रूप से मिलने आया हूं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत के उन नए फौजी अड्डों की महत्व के बारे में आप जानते हैं? हाँ, भारत की सीमा में पहाड़ों में बनाए गए वे नए फौजी अड्डे वैज्ञानिक उपकरणों और आधुनिक अस्त्र शस्त्र से पूर्णतः लैस हैं।
और युद्ध के समय भारत के यही नए फौजी अड्डे हमारे सैनिकों के मार्ग में न केवल भयानक रुकावट बन जाएंगे बल्कि हमें काफ़ी नुकसान भी पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक कॉमरेड तुंग, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी भारत को उन नए फौजी अड्डों के विषय में सारी जानकारी हासिल की जाए ताकि उसकी सीमा में हमारे सैनिक को घुसते समय किसी किस्म का खतरा पेश ना आए। वह तो ठीक है जनरल, लेकिन सवाल यह है कि इन अड्डों की जानकारी प्राप्त की जाए तो कैसे। मेरी तमाम कोशिशें तो बेकार हो गई, लेकिन मैंने यह जानकारी प्राप्त करने का एक नया उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है आपने? तब जनरल चांगली ने एक फोटो जेब से निकाला कर चीफ तुंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, पहले यह तस्वीर देखो और इसे पहचानो। ओह! तुंग ने फोटो लेकर जैसे ही उस पर दृष्टि डाली बुरी तरह चौंक उठा। व्हाट, कर्नल राघव, भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की विशिष्ट ऑफिसर? चांगली मुस्कुराता हुआ बोला, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कॉमरेड, यह कर्नल राघव ही है। मुझे विश्वास है कि तुम इसके बेटे राम और रहीम के दोस्त रहीम से भी अच्छी तरह परिचित होगे, जो बाल सीक्रेट सर्विस के खतरनाक एजेंट हैं। उफ इन उफ किन शैतानों का नाम ले दिया आपने जनरल। उनका तो मात्र नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। कमबख्त मेरे कई विश्वस्त एजेंटों को ठिकाने लगा चुके हैं। एक बार यह दोनों मेरे हाथ लग जाए तो। और तुम के वाक्य पूरा करने से पहले ही चांगली बोल उठा, यदि मेरी योजना सफल हो गई तो कॉमरेड, तो बस समझ लो छोकरे आपके हाथ लग ही गए। ओह, आप अपनी योजना बताइए, मैं हर कीमत पर उसे अमल करने की कोशिश करूंगा। तो सुनिए, आपको हिंदुस्तान से कर्नल राघव का अपहरण कर यहाँ लाना होगा, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसकी विशेष देखरेख में हमारी दक्षिण सीमा पर वे गुप्त फौजी अड्डे तैयार किए गए हैं। यदि कर्नल राघव हमारे कब्जे में आ गए तो समझ लीजिए हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। आजकल वे घर पर छुट्टियां बिता रहे हैं। चांगली की योजना सुन तुंग प्रसन्नता से उछल पड़ा। गुड, अब मैं सब कुछ समझ गया। आप निश्चिंत रहें, एक सप्ताह के भीतर भीतर कर्नल राघव आपके सामने होगा। गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, जब वह आपके कब्जे में पहुंच जाएंगे तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। अवश्य जनरल, और शीघ्र ही। फिर चांगली तुंग से विदा लेकर अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अड्डे से बाहर निकल गया। चांगली को विदा करने के बाद कॉमरेड तुंग ने अपनी मेज के नीचे लगा एक गुप्त बटन दबाया। अगले ही पल दरवाजे के बाहर खड़ा सैनिक उनके सामने आ खड़ा हुआ। कॉमरेड बांगली को भेजो, कॉमरेड बांगली को भेजो। यस सर। और कुछ ही देर बाद उसके सामने चीनी सीक्रेट सर्विस का एक क्रूर और जालिम एजेंट बांगली खड़ा हुआ था। इस फोटो को देखो कॉमरेड, और अच्छी तरह से इसका चेहरा अपने दिमाग में बिठा लो। यस चीफ। इसका नाम कर्नल राघव है, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक विशिष्ट अफसर है। तुम्हें हिंदुस्तान से इसका अपहरण कर इसे यहाँ पहुँचाना है। समझ गया चीफ। कुछ ही दिनों में यह आपके सामने होगा, लेकिन दो बातों का विशेष ध्यान रखना। एक तो इसका अपहरण खुद ना करके वहां के स्थानीय बदमाशों से कराना। दूसरे, इसके बेटे राम और रहीम से सावधान रहना। क्या राम और रहीम इसी के बेटे हैं? हाँ, एक बेटा और दूसरा बेटे का जिगरी दोस्त, वह भी इन्हीं के साथ रहता है। मैं नहीं चाहता कि जरा सी भी लापरवाही होने पर तुम इनके चक्कर में फंसकर पुलिस की निगाहों में आओ। ओह, ठीक है चीफ, मैं सब समझ गया। आप निश्चिंत रहें। गुड, तो जाओ और सफ़र की तैयारी करो। राइट सर। उधर भारत की सरजमी पे। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे, यह सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? डैडी, हम अपने एक दोस्त की बहन की शादी में जा रहे हैं, और अंकल रात को लौटने की भी उम्मीद नहीं है। क्या फिर मैं तुम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दे सकता? मेरे प्यारे डैडी, जाने दीजिए ना प्लीज़ अंकल, वादा करते हैं कल सुबह तक जरूर आ जाएंगे। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? पहले इजाज़त दीजिए,
वरना अंकल हम आपको इसी प्रकार चिपटे रहेंगे। ओह अच्छा बाबा जाओ, लेकिन मुझे छोड़ तो सही। राम रहीम प्रसन्नता से चीख उठे। डैडी जिंदाबाद, अंकल जिंदाबाद, बस बस रहने दो। तुम दोनों बहुत शैतान हो गए हो। कहीं शादी में जाने के बहाने के पीछे कोई झूठ तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं डैडी जी। आवश्यक विश्वास करें अंकल, तब ठीक है, जाओ। और इजाज़त मिलते ही राम रहीम एक तरफ खड़े अपनी मोटरसाइकिल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन कल सुबह तक जरूर लौट आना। प्रॉमिस डैडी, प्रॉमिस अंकल। हैं? अरे 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 ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? जाने दो राधा, पीछे से टोकना अशुभ होता है। परंतु मोटरसाइकिल से ना तो राम ने और ना ही रहीम ने पलटकर पीछे देखा। अगले ही पल मोटरसाइकिल कोठी से बाहर निकलकर उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। यह सवेरे सवेरे कहाँ गए हैं ये दोनों? अपने एक दोस्त की बहन की शादी में, कल सुबह तक लौट आएंगे। और आपने रात भर उन्हें बाहर रहने की इजाज़त दे दी। और क्या करता, आखिर वे अब दूध पीते बच्चे तो नहीं रहे। कर्नल राघव की बात सुनकर राधा देवी झुंझलाती हुई भीतर की ओर चल दी। यह दोनों आपके लाड प्यार में बिगड़े चले जा रहे हैं। मुझे क्या, एक दिन आप ही पछताएंगे। मुझे अपने दोनों बेटों पर विश्वास है, एक दिन तुम भी करने लगोगी। लेकिन राम रहीम, कर्नल राघव व राधा देवी में से कोई भी यह नहीं जानता था कि कल रात से ही विभिन्न व्यक्ति उनके घर में होने वाली एक एक गतिविधि पर बारी बारी से नजर रखे हुए थे। और एक व्यक्ति उस समय भी उनकी कोठी पर निगरानी रखे हुए था। वे दोनों चले गए अपने साथियों को खबर करूं। कुछ देर बाद वह बदमाश शरीक व्यक्ति के निकट के ही एक पब्लिक बूथ में किसी के नंबर डायल कर रहा था। डायल करने के पश्चात संपर्क होते ही उसने एक सिक्का बॉक्स में डाल दिया। शीघ्रता से माउथ पीस में बोला, हेलो, कौन? जग्गू, मैं बिरजू बोल रहा हूँ। फोन पर दूसरी ओर शहर का एक कुख्यात बदमाश जग्गू था। उस्ताद, बिरजू का फोन है। ओह हेलो बिरजू, मैं भीमा बोल रहा हूँ। क्या बात है? उस्ताद, आज मौका अच्छा है, दोनों छोकरे रात भर के लिए घर से बाहर रहेंगे। गुड, तो आज रात ही हम अपना काम करेंगे, तुम वहीं रहो और उनकी गतिविधियों पर नजर रखो। ओके उस्ताद। और रात के लगभग 11 बजे एक काले रंग का वैन कर्नल राघव की कोठी के सामने लगे एक बिजली के खंभे के सामने खड़े बिरजू के निकट आकर रुकी। ओह उस्ताद! बिरजू व जग्गू का उस्ताद वैन से नीचे उतरा। क्या रिपोर्ट है बिरजू? सब ठीक है उस्ताद, वह कर्नल और उसकी बीवी भीतर मौजूद है, शायद सो चुके हैं। और वे दोनों छोकरे राम रहीम अभी तक नहीं लौटे हैं। गुड। जग्गू, तुम गाड़ी को कोठी के गेट के सामने लगाओ, कोई खतरा देखो तो हॉर्न बजा देना। मैं बिरजू के साथ पीछे वाड़े से कोठी के भीतर प्रविष्ट होता हूँ। ओके उस्ताद। भीमा और बिरजू कोठी के पिछवाड़े से दीवार फांदकर भीतर घुसे। उसका कमरा उस तरफ है। ठीक है, चलो। कुछ देर बाद वे दोनों उस कमरे की खिड़की के निकट थे जिसके भीतर कर्नल राघव और उनकी पत्नी सोए हुए थे। शुक्र है खिड़की खुली है और दोनों गहरी नींद सोए हुए हैं। क्या भीतर घुसूं? ठहरो, पहले मैं इन्हें बेहोश कर दूं ताकि किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। भीमा ने अपनी जेब में से एक प्लास्टिक की बंद शीशी निकाली। इस शीशी में भरी गैस इन्हें 10 सेकंड में कई घंटों के लिए बेहोश कर देगी। फिर उसकी डांट अलग करने के बाद उसने उसे खिड़की से भीतर उछाल दिया और खिड़की धीरे से बंद कर दी। फर्श पर गिरने के साथ ही उस प्लास्टिक की शीशी में से सफ़ेद रंग का धुआं निकलकर कमरे में फैलने लगा। ठीक 10 सेकंड बाद भीमा ने खिड़की पुनर्खोल दी। पहले धुआं निकलने दो, फिर भीतर प्रवेश करेंगे। ठीक है उस्ताद। धुआं छटने के बाद दोनों खिड़की के रास्ते भीतर पहुंचे। यह औरत तो पूरी तरह बेहोश है उस्ताद, और हमारा यह शिकार भी। तुम दरवाज़ा खोलो, तब तक मैं इसे चादर में पैक करता हूँ। अच्छा।
बिरजू ने द्वार की कुंडी गिराई और भीमा ने कर्नल राघव को चादर में लपेटे अपने कंधों पर लाद लिया। चलो अब निकल चले यहाँ से। लेकिन उस्ताद, यह औरत, हमें इसके लिए कोई आदेश नहीं मिला है, इसे यहीं पर रहने दो। शीघ्र ही वे दोनों कोठी से निकलकर गेट के बाहर खड़ी अपनी वैन के निकट पहुंचे। उन्हें देख जग्गू ने फुर्ती से गाड़ी से उतरकर वैन का पिछला दरवाजा खोल दिया। कोई लफड़ा तो नहीं हुआ ना जग्गू? नहीं उस्ताद, अभी तो कोई यहाँ से गुजरा तक नहीं है। फिर बिरजू बेहोश कर्नल राघव के साथ पिछले हिस्से में बैठ गया और भीमा जग्गू के साथ आगे। जग्गू ने वैन स्टार्ट कर दी। गति से एक दिशा में दौड़ा दी। उस्ताद, उधर चलो। उस्ताद, किधर चलूं? पूर्व किनारे पर चलो, उस चीनी ने इसे वहीं पहुंचाने के लिए कहा था। लगभग आधे घंटे बाद वैन समुद्र के पूर्वी तट पर पहुंची। जग्गू गाड़ी को उनके पेड़ के झुरमुटों के पीछे ले चलो। बहुत अच्छा उस्ताद। पेड़ के झुरमुटों के पीछे पहुंचने के पश्चात तीनों वैन से नीचे उतर आए। उस्ताद, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं, चिंता मत करो, आ जाएंगे। उन्होंने हमें यहाँ इंतजार करने के लिए कहा था। तभी उस्ताद, वो रहे स्टीमर शायद उसी चीनी का है। फिर भी छिप जाओ, हमें कोई खतरा नहीं उठाना है। यदि स्टीमर गश्ती पुलिस का हुआ तो मुसीबत आ जाएगी। फिर तीनों फुर्ती से पेड़ के पीछे ही छिपे गए। शीघ्र ही स्टीमर किनारे से लगा और उसमें से एक व्यक्ति उतरा। फिर वह जेब से टॉर्च निकालकर उसे जलाने बुझाने लगा। उस्ताद, वह तो किस प्रकार का सिग्नल दे रहा है? वह वही है, चलो। तीनों स्टीमर से उतरने वाले व्यक्ति के पास पहुंचे। यह व्यक्ति और कोई नहीं, चीनी सीक्रेट सर्विस के चीफ कॉमरेड तुंग का दाहिना हाथ बांगली था। क्या रहा? शिकार हमारे कब्जे में है मिस्टर बांगली, और बेहोश है। शाबाश, उसे स्टीमर में पहुंचाओ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लड़कों, जाकर शिकार को ले जाओ। बहुत अच्छा। जग्गू और बिरजू ने बेहोश कर्नल राघव को वैन से उठाकर स्टीमर में पहुंचा दिया। सचमुच भीमा, तुम्हारे हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। लो, अपना परिश्रम और इनाम आपस में बांट लेना। धन्यवाद मिस्टर बांगली। और कोई सेवा हमारे लिए? फिलहाल कोई नहीं, समय आने पर जरूर बताऊंगा। भीमा, बिरजू और जग्गू स्टीमर से उतरकर जमीन पर आ गए और स्टीमर वापस उसी दिशा में लौट पड़ी जहां से आया था। वाह, क्या कीमत दी है उस चीनी ने कर्नल की उस्ताद। वहाँ उस्ताद, कुछ समझ में नहीं आता, उन्होंने उस कर्नल के लिए इतनी मोटी रकम क्यों खर्च की? वह हम लोगों के लिए साधारण हो सकता है, लेकिन उसके लिए नहीं। जरूर कोई महत्वपूर्ण भेद उगलवाने के लिए उन्होंने उसका अपहरण करवाया है। खैर, हमें उससे क्या लेन देन, तो अपना हिस्सा संभालो। लाओ उस्ताद, अब तो महीना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मौज ही मौज होगी। भीमा ने जग्गू बिरजू का हिस्सा उन्हें दे अपना हिस्सा जेब में ठूस लिया। साहस नोट जेब में रखकर बिरजू बुरी तरह चौंका। अरे अबे, क्यों बे, क्या हुआ? अभी तो शराब की बोतल दिमाग में घूमने लगी क्या? वे बात नहीं उस्ताद, लगता है मेरा बटुआ कहीं गिर गया है। अबे गिर गया तो गिर जाने दो, उसमें कौन से तूने नोट रख रखे होंगे। चलो अब फूट लो, सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। फिर आपस में हंसी मजाक करते हुए तीनों प्रसन्न मुद्राओं में अपनी गाड़ी के निकट पहुंचे। उस्ताद, कल का क्या प्रोग्राम है? कुछ दिन तक किसी काम का कोई प्रोग्राम नहीं, केवल सामने शराब होगी और हाथों में ताश के पत्ते। हा 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 हा। फिर वे वैन में सवार हो वापस शहर की ओर लौट पड़े। चलिए दोस्तों, तिरंगे की कसम की पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। चलिए।